जी, अब आ रही है आवाज़ मेरी? हेलो, अब आ रही है आवाज़ मेरी आप लोगों को? अच्छा, मैं आप लोगों को ये डिस्कस कर रही थी कि लास्ट टाइम हमने ये न्यूरम्बर्ग कोड डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? लेकिन हमने पूरे 10 डिस्कस नहीं थे किए, क्योंकि नैन्सी की बुक में ये आपके नहीं दिए गए एलिमेंट्स। तो अगर आप लोग बीएसएन का रिसर्च का पेपर देखो तो उनको ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस दफ़ा जो भी इनका रिसर्च का पेपर हुआ है, ठीक है? उसमें उनके 10 एलिमेंट्स आए हुए हैं न्यूरम्बर्ग कोड के, तो आज हम ये भी देख लेते हैं। ये पीपीटी मैं दोबारा अपलोड कर दूंगी, ठीक है? क्योंकि इसमें मैंने ये एलिमेंट्स ऐड किए हैं। न्यूरम्बर्ग कोड्स डिवेलप हुए थे नाजी एक्सपेरिमेंट की बेस पे, वहां पे मिसट्रीट किया गया था ह्यूमन सब्जेक्ट्स को। न्यूरम्बर्ग कोड इज अ सेट ऑफ रिसर्च एथिक्स प्रिंसिपल्स फॉर ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन created as a result of न्यूरम्बर्ग ट्रायल एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है? तो न्यूरम्बर्ग ट्रायल जो हुआ था उसके रिजल्ट में फिर ये कोड कोड ऑफ एथिक्स डिवेलप हुए, न्यूरम्बर्ग कोड। इसमें हमारे पास क्या है, 10 एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। कोई भी एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ह्यूमन में तो हमें कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1 पे वॉलंटरी कंसेंट इज एसेंशियल, ठीक है? क्योंकि पीछे जो नाजी एक्सपेरिमेंट हुआ था वहां पे इन्होंने कंसेंट उनसे लिया ही नहीं था, ठीक है? वो टोटली जो रिसर्चर था उसकी अपनी मर्जी से, उसने किसी से परमिशन ली नहीं थी, अपनी मर्जी उसने की थी। तो वॉलंटरी कंसेंट जरूरी है। The results of any experiment must be for the greater good of society। जो भी एक्सपेरिमेंट करती है वो सोसाइटी के लिए बेहतर होना चाहिए, ठीक है? अच्छा होना चाहिए ना कि उसके बैड इफेक्ट आए, बल्कि हम कुछ आउटपुट प्रेजेंट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट शुड बी बेस्ड ऑन प्रीवियस एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन। अगर हम कोई न्यू एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं ह्यूमन पे तो हम क्या करते हैं, पहले हम एनिमल पे ट्राई करना चाहिए, ठीक है? अगर एनिमल पे उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं देन आप ह्यूमन पे ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे ये बताइए कि अगर आप ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करते हो तो उससे पहले आपको एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्टेड बाय अवॉइडिंग फिजिकल मेंटल सफरिंग एंड इंजरी। एक्सपेरिमेंट जो भी आपने करना है उसमें फिजिकली इंजरी नहीं होनी चाहिए, ना ही मेंटली इंजरी होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप पीछे देखो नाजी एक्सपेरिमेंट में तो ये क्या था, टोटली ये सारे पॉइंट्स उन्होंने फॉलो नहीं थे किए। नंबर 5 पे नो एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्टेड इफ इट इज बिलीव काज डेथ और डिसेबिलिटी, के ऐसे एक्सपेरिमेंट हम नहीं करेंगे जिसका हमें पता हो कि पे मे भी डिसेबिलिटी हो जाए या डेथ हो जाए, ठीक है? नंबर 1 पे हमने देख लिया कंसेंट हमारे लिए जरूरी है। जो भी हम रिसर्च पर एक्सपेरिमेंट करें वो गुड होना चाहिए सोसाइटी के लिए। अगर हम ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम पहले से ट्राई करें, फिर हम ह्यूमन पे अप्लाई करें। किसी किस्म की इंजरी फिजिकली हो चाहे मेंटली हो वो आपके एक्सपेरिमेंट में नहीं होनी चाहिए। अगर उससे डेथ हो जाती है तो वो आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। नंबर 6 दी रिस्क शुड नेवर एक्सीड दी बेनिफिट, ठीक है? जो आपके रिस्क हैं वो कि बेनिफिट से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो जाए। बेनिफिट ज्यादा हो रिस्क कम हो तो आप रिसर्च कर सकते हैं। अगर रिस्क ज्यादा है और बेनिफिट कम है तो ऐसी रिसर्च या एक्सपेरिमेंट आप नहीं करोगे। एडिक्वेट फैसिलिटीज शुड बी यूज टू प्रोटेक्ट सब्जेक्ट्स, ठीक है? जितना हो सके हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि हम अपने सब्जेक्ट को महफूज रखें। एक्सपेरिमेंट शुड बी कंडक्टेड ओनली बाय क्वालिफाइड साइंटिस्ट। जो क्वालिफाइड साइंटिस्ट हैं उन्हें चाहिए कि वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करें। सब्जेक्ट शुड बी एबल टू एंड देयर पार्टिसिपेशन एट एनी टाइम, ठीक है? यहाँ पे सब्जेक्ट किसी भी टाइम पे अगर वो रिफ्यूज कर दे कि वो आपकी स्टडी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए तो आप उसको फोर्स नहीं करोगे, ठीक है? वो उसका राइट है कि वो किसी भी टाइम पे पार्टिसिपेशन अपनी खत्म कर सकते हैं। नंबर 10 the scientist in charge must be prepared to terminate the experiment when injury, disability or death is likely to occur, ठीक है? अगर ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट उसको पता लग जाए कि इससे क्या होगा, इंजरी के चांसेस हैं या डिसेबिलिटी हो सकती है, डेथ हो सकती है, तो उसको क्या चाहिए कि वो वहीं पे अपना एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर दे, ठीक है? क्लियर है? 10 एलिमेंट्स,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये वाला टॉपिक। न्यूरमबर्ग कोड्स जो है, किसकी बेस पे न्यूरमबर्ग कोड डेवलप हुआ, न्यूरमबर्ग कोड्स में क्या चीजें फॉलो करनी है हमें, कितने इसके एलिमेंट्स हैं और वो कौन कौन से इसके एलिमेंट्स हैं। क्लियर है सबको? अच्छा, लास्ट टाइम सबके ग्रुप्स बन गए हैं दो दो के। ठीक है, अगर किसी ने कोई टॉपिक सिलेक्ट किया तो वो शेयर करो, हम उस पर डिस्कशन करते हैं। जी, मैं वेट कर रही हूँ कि आप लोग अपने रिसर्च टॉपिक अगर सिलेक्ट किए तो वो शेयर करो, फिर हम उस पर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, नुदरत ने एक टॉपिक शेयर किया है, कंप्लीट टॉपिक नहीं है नुदरत ये आपका। स्ट्रेस अमंग नर्सिस ड्यूरिंग जॉब, स्ट्रेस का क्या देखना है आपने?
अच्छा, अभी हम सिंपल कैप स्टडीज करेंगे, ठीक है। कैप का क्या मतलब होता है, KAP। नोट्स ही काफी है पढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ना चाह रहे हो। इस स्लाइड में मेरी यही कोशिश होती है कि कोई भी चीज मिस ना हो। ये सब्जेक्टिव के लिए स्लाइड्स काफी है, MCQs आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। काफी सारी चीजें हमारी स्लाइड्स में कवर हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एक आधा हो तो वो हमारे जो 5 ईयर पेपर्स हैं उसमें कवर हो जाते हैं। MCQs के लिए आप कोई भी सोर्स यूज कर सकते हो। अच्छा, अभी मैंने एक वर्ड पूछा था, कैप से क्या बनता है। अभी चूंकि हम सिंपल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तो हम इफेक्ट्स वगैरह नहीं देखेंगे, सिंपल हम कैप स्टडी करेंगे। किसी को आइडिया है के से क्या बनता है, ए से क्या बनता है और पी से क्या बनता है। ये आपके वेरिएबल्स में आ जाते हैं। कैप मीन्स के से हमारे पास बनता है नॉलेज, ए से बनता है एटीट्यूड एंड पी से हमारा बनता है प्रैक्टिसेस, ठीक है। यहाँ तो आप किसी भी टॉपिक में ये तीनों चीजें लेके चल सकते हो, या चाहे आप इनमें से दो ले लो, चाहे आप इनमें से कोई एक वेरिएबल ले लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी स्ट्रेस है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम नॉलेज दे सकते हैं, नॉलेज रिगार्डिंग स्ट्रेस अमंग नर्सिस, ठीक है, वर्किंग इन टर्शरी केयर हॉस्पिटल। नॉलेज रिगार्डिंग इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इन तीनों में से कोई चीजें, तीनों में से कोई वेरिएबल को यूज करके अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। नॉलेज देख सकते हैं, एटीट्यूड देख सकते हैं, प्रैक्टिसेस देख सकते हैं उनकी, ठीक है। तो जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आप लोग ना कोई टॉपिक सोच के आना, ठीक है। लास्ट में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग कोई ना कोई टॉपिक सोच के लेके आओ एटलीस्ट, ताकि उसमें से हम फिर चेंजेस कर लेंगे। और इसको हम कैसे सर्च आउट करेंगे, इसमें से आर्टिकल्स हम कैसे डाउनलोड करेंगे, फिर हम ये करें सारा काम। कोई भी आप डिजीज ले सकते हो, उसके रिलेटेड आप नॉलेज चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल इन्फेक्शन है, उस पर आप नॉलेज देख सकते हो। कोई हेपेटाइटिस B, C है, उस पर आप नॉलेज देख सकते हो, प्रैक्टिसेस देख सकते हो। जैसे कोरोना वायरस है, उससे रिलेटेड आप नॉलेज अवेयरनेस चेक कर सकते हो।
जैसे ये स्ट्रेस है ना, अगर आपके कोई भी कंसेप्ट आता है तो आप सिंपल क्या करो, उसे गूगल पर डालो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस लिखो अमंग नर्सिस, तो क्या होगा, वहां को आपको काफी सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। फिर क्या होता है, वहां से हमें आइडिया हो जाता है कि हम अपने टॉपिक को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं, नॉलेज अबाउट अमंग नर्सिस अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसका कंप्लीट आप टॉपिक बनाओगे तो नॉलेज अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट अमंग नर्सिस वर्किंग इन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल लाहौर, ठीक है। उसके बाद फिर आप कोई हॉस्पिटल सिलेक्ट कर लेना कि आपने टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में से कौन सा हॉस्पिटल सिलेक्ट करना है। ये जो म्यू है, गंगाराम, ये सारे क्या है, हमारे टर्शियरी केयर में आते हैं, ठीक है। फिर इन नुजरत का ये टॉपिक, सबके डिफरेंट टॉपिक होंगे, ठीक है। दो मेंबर्स है, दोनों मेंबर्स का एक टॉपिक होगा, ग्रुप टू ग्रुप हर एक का टॉपिक डिफरेंट होगा, क्या। जैसे हैंड हाइजीन है या हैंड वॉशिंग है, नॉलेज से रिलेटेड आप देख सकते हो, उसकी प्रैक्टिसेस आप देख सकते हो। पर्सनल हाइजीन है, उस पर आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। कभी हमने सिंपल प्रैक्टिस करनी है तो इसलिए हम इजी इजी टॉपिक सेलेक्ट करेंगे जिसपे चाहे काफी स्टडीज हो चुकी हो, ठीक है। हमें सिंपल प्रैक्टिस के लिए करना है। जब आप सेकेंड ईयर में हो जाओगे तब आप कोई थोड़ा डिफरेंट टॉपिक सेलेक्ट करोगे जिसपे रिसर्चेस कम हुई हो। ये टॉपिक ना मॉडिफाई करने की जरूरत है, स्ट्रेस ऑफ कोरोना वायरस अमंग पीपल इन लाहौर, या स्ट्रेस रिगार्डिंग इफेक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस, इस तरह आप कर लो। जो भी आपके दिमाग में चीज आती है ना, आप सिंपल क्या करो, इसको गूगल पर डालो, ठीक है। अगर उससे रिलेटेड आपको एक आर्टिकल्स मिल जाएंगे, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अपने टॉपिक में क्या चीज ऐड कर सकते हो, क्या चीज आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब इस पे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, हम उसी टॉपिक को लेके काम करेंगे, ठीक है। अगर हम ये ले लें, स्ट्रेस रिगार्डिंग इफेक्ट्स ऑफ कोरोना वायरस, अगर इस पे अभी स्टडी नहीं हुई तो फिर हम लिटरेचर कहाँ से इसका लिखेंगे, ठीक है। तभी हम यही ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करेंगे जिसपे ऑलरेडी काफी रिसर्चेज हो चुकी हैं, जो आपको अवेलेबल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट के लिए फिर आप लोगों का ये काम है कि आप लोगों ने टॉपिक सिलेक्ट करना है और आपस में आप लोग मैच कर लेना कि आपके एक दूसरे से सबके डिफरेंट हो टॉपिक्स। आज ये नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। लास्ट टाइम कहाँ तक हमने डिस्कस किया था, अच्छा, ये वेलमेंट रिपोर्ट के हम एथिकल प्रिंसिपल पढ़े थे, जिसमें बेनिफिसेंस था, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी थी एंड जस्टिस था। क्या रिस्पेक्ट, अगर हम प्रिंसिपल एएनए के अकॉर्डिंगली बात करें तो हमारे पास 5 प्रिंसिपल्स हैं। ये अगर आप ऐसे ही लिख देना, ठीक है, आगे उस पर आगे मेंशन कर देना कि ये बेलमोंट रिपोर्ट का है, और इसके आगे जैसे यहाँ पे स्लाइड में मेंशन है कि ये प्रिंसिपल 2 है एएनए का, इसी तरह आप लिख देना, ठीक है। तो इसमें आपके 5 भी आ जाएंगे और ये आपके 3 प्रिंसिपल्स भी आ जाएंगे। यहाँ तक शायद हमने पढ़ लिया था, ये भी हो गया था, ठीक है। ये डिस्कस करे थे राइट टू फेयर ट्रीटमेंट एंड राइट टू प्राइवेसी, जिसमें एग्जाम्पल बताई गई है। एनोनिमिटी मीन्स हम इससे इंफॉर्मेशन लेंगे, उसका हम आइडेंटिटी हम उसको छुपा के रखेंगे, किसी को हम शो नहीं करेंगे। इसलिए जब हम कंसेंट फॉर्म अपना बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पेशेंट का हम नेम नहीं लिख के हम कोई ना कोई कोड मेंशन कर देते हैं उनके इसके क्वेश्चनेयर पे, ठीक है। या तो हम साइन ले लेते हैं, नेम प्रॉपर शो नहीं करवाते, या कोई कोड हम मेंशन कर देते हैं कि हम उनको कोई ना कोई कोड दे देते हैं, जिससे सिर्फ रिसर्चर को पता होता है कि उसने किस पार्टिसिपेंट से स्टडी करवाई थी। लेकिन अगर अपने रिजल्ट वो जर्नलाइज करते हैं तो आगे वो किसी को शो नहीं करवाता कि वो उसने वो स्टडी किस पार्टिसिपेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। अच्छा, एमसीक्यूज के लिए मैं कह रही थी कि एमसीक्यूज के लिए आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, ठीक है।
लास्ट में हम प्रैक्टिस भी करेंगे एमसीक्यूज की, जैसे अभी टेस्ट में एमसीक्यूज आते हैं कुछ एमसी के चैप्टर वाइज हमारे पास बने हुए हैं एमसीक्यूज, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बाकी आपको एमसीक्यू से रिलेटेड जहां से भी मटेरियल मिलता है आपने वो रीड आउट करना है। अच्छा, नेक्स्ट इनफॉर्म कंसेंट। इनफॉर्म कंसेंट हम इसलिए लेते हैं कि हमारे पास एग्रीमेंट आ जाता है कि जो पार्टिसिपेंट है, हमारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर ले, वो उसकी भी लेंगे। हमने इसको फोर्स नहीं किया और इसको सारा पता है कि क्या प्रोसीजर है, क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या उसके राइट्स हैं। अच्छा, हम एलिमेंट्स डिस्कस कर रहे थे जिसमें इन फर्स्ट इसके 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, इनफॉर्म कंसेंट और उसके एलिमेंट्स। 4 इसके एलिमेंट्स हैं जिसमें डिस्प्ले ऑफ एसेंशियल स्टडी इंफॉर्मेशन टू स्टडी पार्टिसिपेंट, जिसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो जरूरी है, वो उसको शेयर होनी चाहिए। कंप्रीहेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द पार्टिसिपेंट, जो कंसेंट फॉर्म में इंफॉर्मेशन है वो अंडरस्टैंड करनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए रिसर्चर के लिए भी और जिससे वो कंसेंट फॉर्म फिल करवा रहे हैं उसके लिए भी, पार्टिसिपेंट के लिए भी। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टिसिपेंट टू गिवन कंसेंट, कॉम्पिटेंसीज भी होनी चाहिए पार्टिसिपेंट की, ठीक है। इसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम वल्नरेबल ग्रुप, जिसमें बच्चे, बूढ़े, डिसेबल लोग आ जाते हैं, वो इस काबिल नहीं होते कि वो कंसेंट दे सके, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसीज भी इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेंट्स की। फिर हमारे पास आ गया कि हम वॉलंटरी कंसेंट लेते हैं जो हमारी स्टडी में पार्टिसिपेट करते हैं। एसेंशियल स्टडी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। एसेंशियल हमारे पास आ गई इंफॉर्मेशन दैट इज स्टडी इन्वॉल्व्स रिसर्च, इसमें हम रिस्क बता सकते हैं, डिस्कम्फर्ट्स बताने चाहिए, बेनिफिट्स, अल्टरनेटिव्स क्या हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, कंपनसेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है कि अगर सब्जेक्ट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो रिसर्चर से कॉन्टैक्ट कर सके, वो उसका राइट है। पार्टिसिपेशन की, पार्टिसिपेंट्स की पार्टिसिपेशन वॉलंटरी, हम उनको फोर्स नहीं करते और वो किसी भी टाइम पे विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है, निकल सकते हैं हमारी स्टडी से। इंफॉर्मेशन दैट द स्टडी इन्वॉल्व्स रिसर्च, इसमें हम बताएंगे पर्पस क्या है और स्टडी का ड्यूरेशन कितना है, और बताएंगे कि जो हम स्टडी करें टोटली हम रिसर्च पर्पस के लिए कर रहे हैं, इसके अलावा हमारा और कोई पर्पस नहीं है। इसमें डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं अगर ये टॉपिक पे आप स्टडी करी से रिलेटेड अगर कोई प्रीवियस स्टडी है और उस पर ये डिस्कम्फर्ट या रिस्क थे तो आप वो भी पार्टिसिपेंट को बताओगे कि ये ऑलरेडी स्टडी हो चुके तो लास्ट टाइम पे ये रिस्क या डिस्कम्फर्ट प्रेजेंट थे स्टडी में। बेनिफिट्स बता सकते हैं, कोई भी अगर बेनिफिट होगा तो बेनिफिट बताओ। अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स आप बता सकते हो कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसका अल्टरनेटिव प्रोसीजर भी है। अल्टरनेटिव में आपने क्लियर करना है कि अल्टरनेटिव में क्या है कि आपको सपोर्टिव केयर मिलेगी, अगर कोई इंजरी हो जाती है या कोई इश्यू हो जाता है तो आप सिंपल आप अल्टरनेटिव इसका सपोर्टिव केयर दोगे, इसके अलावा आपके पास कोई एडिशनल ट्रीटमेंट एज अ अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी तमाम जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो आप कॉन्फिडेंशियल रखोगे। अगर आप अपने रिजल्ट अपने रिसर्च के अलावा किसी के साथ शेयर करते टोटल प्राइवेसी हम मेंटेन रखेंगे। Compensation and available treatment, describe any compensation that will be offered, state whether any medical treatment will be offered in case of research related injury, and describe the conditions and extent of the payment or treatment, include contact information for questions। ठीक है, यहाँ पे यही बता दें कोई इंजरी होती है या कोई भी इश्यू होता है तो वो कंपनसेट क्या करेंगे या कौन कौन से ट्रीटमेंट उनके पास अवेलेबल है, ठीक है। या तो उनको वो ट्रीटमेंट दे देंगे या उनको वो कोई पेमेंट दे देंगे ताकि उनका कंपनसेट वो कर सकें।
जी, अब आ रही है आवाज? ठीक है, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे हमारे पास एलिमेंट 1 था, उसके वो सारे पार्ट थे। तो हमारे पास आ गया एलिमेंट 2 जिसमें है कॉम्प्रीहेंशन। Comprehension में क्या है? Informed consent implies not only that the researchers have imparted information to the subjects, but also the prospective subjects have comprehended that information. Teacher must take the time to teach the subjects about the study. ठीक है, यहाँ पे ये बता दें comprehension means understand करना चाहिए, जो रिसर्चर को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, जो पार्टिसिपेंट्स है वो भी इंफॉर्मेशन को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। इसके लिए क्या है कि रिसर्चर फुल टाइम दे सब्जेक्ट को अपनी स्टडी से रिलेटेड बताने के लिए, समझाने के लिए। The amount of information to be taught depends on the subject's knowledge of research and specific research topic. ठीक है, अब जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट को कितना नॉलेज है उस रिसर्च से या जो स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक है। ठीक है, अगर उसको कोई आइडिया नहीं है तो आपको ज्यादा टाइम चाहिएगा उसको समझाने के लिए। अगर उसको थोड़ी सी हाउ नो है आपके टॉपिक से रिलेटेड तो आपको थोड़ा कम टाइम रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया कॉम्प्रीहेंशन। रिसर्चर needs to discuss the benefits and risk of a study in detail. ठीक है, यहाँ पे वो टोटली डिटेल में बताएगा क्या बेनिफिट्स हैं क्या रिस्क हैं, विद एग्जांपल्स दैट दी पोटेंशियल सब्जेक्ट्स ऑफ पार्टिसिपेशन कैन अंडरस्टैंड, ताकि जिसने पार्टिसिपेट करना है वो इजीली क्लियरली वो सारी चीजें समझ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद वो पार्टिसिपेशन शो करवाए कि हाँ वो पार्टिसिपेट करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा। Competence to give consent. Autonomous persons who are capable for understanding the benefits and risks of a proposed study are competent to give consent. ठीक है, अब यहाँ पर बता रही है कि competent कौन से लोग होंगे जो easily understand कर लेंगे benefits क्या है, risks क्या है आपकी स्टडी के। ठीक है, जैसे बच्चे हैं तो वो तो नहीं समझेंगे। ठीक है, जैसे ओल्ड एज के लोग हैं वो भी नहीं समझेंगे कि आप क्या बताना चाह रहे, तो वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे। persons with diminished autonomy because of legal or mental incompetencies। ठीक है, क्योंकि उनकी मेंटली वो कॉम्पिटेंट नहीं होते, ना ही उनके पास अपनी लीगल राइट्स हैं, तो क्या होती है ऑटोनॉमिटी फिर खत्म हो जाती है। ठीक है, इनकम्पिटेंट वो जो हो जाते हैं, कन्फाइनमेंट हुआ, एन इंस्टीट्यूशन फ्रीक्वेंटली आर नॉट लीगली कॉम्पिटेंट टू कंसेंट टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च, देन वो क्या होता है वो लीगली फिर कॉम्पिटेंट नहीं रहते। ठीक है, तो हम कॉम्पिटेंसीज भी देखते हैं कंसेंट के लिए। जो कॉम्पिटेंट होंगे हम उन्हीं से कंसेंट लेके उन्हीं पे हम रिसर्च कर सकते हैं। जो लीगली कॉम्पिटेंट नहीं है उन पे हम रिसर्च नहीं कर सकते, ना ही हम उनसे कंसेंट ले सकते हैं। तो ये बता दिए कि वल्नरेबल ग्रुप्स में कौन कौन से लोग आते हैं। इन्फेंट्स है, चिल्ड्रन एंड यंग पीपल, older adults, people with disabilities, learning disabilities, people with mental illnesses and people who reside in care settings। ठीक है, तो ये हमारे पास वल्नरेबल सब्जेक्ट्स आ गए और इन पे हम रिसर्च फिर नहीं कर सकते। एलिमेंट 4 हमारे पास आ गया वॉलंटरी कंसेंट। Researchers obtain voluntary consent after the prospective subject receive the essential information about the study and has demonstrated comprehension of this information। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, उससे कंसेंट ले लेंगे जब वो टोटली इंफॉर्मेशन उसको हम बता देंगे, वो अंडरस्टैंड कर लेगा, देन हम उससे कंसेंट ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं इनफॉर्म कंसेंट के। ठीक है, प्रीवियसली अगर आप जो इवेंट देखो हिस्टोरिकल इवेंट्स, उनकी रीजन ये थी कि वहां पे उन्होंने कोई भी कंसेंट फॉर्म फिल नहीं करवाया था। ठीक है, उन्होंने इस प्रिंसिपल को उन्होंने ब्रीच किया था। तो इनफॉर्म कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी स्टडी करने से पहले। ठीक है, इसके हमने 4 एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं कि जिसमें हम एसेंशियल इंफॉर्मेशन टोटली इसको बतानी चाहिए पार्टिसिपेंट्स को, कंप्रीहेंशन होनी चाहिए सब्जेक्ट की। थर्ड हमने इसमें एलिमेंट देखा कि इसमें कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए पार्टिसिपेंट्स की, और फोर्थ पे इनवॉलंटरी कंसेंट होना चाहिए। अब ये कुछ थ्योरेटिक
मिसकंसेप्शंस भी होते हैं, जैसे इसमें बताया गया कि रिसर्च सब्जेक्ट्स मिस इंटरप्रेट एंड एनरोल इन द स्टडी थिंकिंग इट टू बी अ रूटीन मेडिकल केयर, मिसइंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन, बिलीव दैट रिसर्च डायरेक्टली बेनिफिट्स हिम। ठीक है, अब ये क्या है कि वो कुछ पार्टिसिपेंट को सब्जेक्ट्स को अपनी स्टडी में एनरोल कर लेते हैं, उनको बताते ही नहीं है कि वो किस पर्पज के लिए उनको यूज कर रहे हैं। वो समझते हैं कि सिंपल रूटीन मेडिकल केयर ही उनको प्रोवाइड करिए। जो रिसर्चर्स हैं उनका ये कंसेप्ट होता है कि हम उनको बता दें कि वो रिसर्च पर्पज के लिए है, वो इसलिए इन्फॉर्मेशन नहीं बताते, मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। जी, बाकियों को आवाज आ रही है ना मेरी? नेक्स्ट है कोड ऑफ एथिक्स फॉर डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए कुछ कोड ऑफ एथिक्स बता दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट में इंपॉर्टेंट कोड ऑफ एथिक्स अडॉप्टेड बाय नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट्स ऑफ बायोमेडिकल एंड बिहेवियर रिसर्च 1992 में गाइडलाइंस फॉर साइकोलॉजिस्ट पब्लिश बाय अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एन एथिकल प्रिंसिपल फॉर ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है, अभी कुछ उन्होंने प्रिंसिपल्स बता दिए गए हैं कि जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं तो वो एपीए को फॉलो करते हैं, उनके एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। The American Nurses Association put forth a document entitled Ethical Guidelines in the Conduct, Dissemination and Implementation of Nursing Research। ठीक है, जो हम जो रिसर्च करते हैं वो अमेरिकन नर्सिस एसोसिएशन की गाइडलाइंस को फॉलो करके, हम एथिक्स को फॉलो करके रिसर्च करते हैं। थ्योरेटिक मिसकंसेप्शन में ये बताया था कि उसमें क्या करते हैं कि वो जो भी सब्जेक्ट्स को इनरोल करते हैं अपनी स्टडी में, उनको गाइड नहीं करते कि वो किस पर्पस के लिए इनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो उनको ये लगता है कि वो रूटीनली मेडिकल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो मिस इंटरप्रेट करते हैं इन्फॉर्मेशन को इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि जो रिसर्च है उसे डायरेक्टली बेनिफिट होगा पार्टिसिपेंट्स को। ठीक है, इसलिए वो उन्हें टोटली कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देते। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल रिव्यूज एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, आईआरबी आप लोगों ने सुना होगा, जिसे हम आईईसी भी कहते हैं, ईआरबी भी कहते हैं, आरईबी भी कहते हैं। ये क्या चीज है, यानी आइडिया किसी को? आईआरबी मोस्टली जब भी रिसर्च करते हैं तो आपने सुना होगा कि भी आईआरबी से अप्रूवल मिलेगा देन हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, an institutional review board also known as an independent ethics committee। ठीक है, आईआरबी को हम आईईसी भी कहते हैं।
Ethical Review Board (ERB) or Research Ethics Board (REB) is a type of committee that applies research ethics by reviewing the methods proposed for research to ensure that they are ethical। ठीक है, तो कोई भी रिसर्च करने से पहले हम इस कमेटी में अपना क्या करते हैं, प्रपोजल सेंड करते हैं। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस स्टडी में जब भी जो हमने पीछे देखे कि एथिक्स क्या क्या होने चाहिए, तो उसमें से कोई एथिकल ब्रीच तो नहीं हो रहा। ठीक है, तो उनको देखने के लिए ये IRBs कमेटीज बनी होती हैं। ठीक है, अब IRBs कमेटी आपके कॉलेजेस में भी हो सकती है। ठीक है, जहाँ से आपने फर्स्ट में अपना टॉपिक को स्टार्ट करना था, जहाँ से अपने बनाना था, तो IRBs ही बना के देती हैं। ठीक है, यहाँ पे शालामार में भी IRB है। अब हम देखेंगे किस किस के लिए, आगे इसकी टाइप देखेंगे जिसमें वो किस किस को रिव्यू करते हैं, कितना कितना टाइम रिक्वायर होता है किस किस्म की स्टडी के लिए। अच्छा, IRBs कॉलेजेस में भी होती है, यूनिवर्सिटीज में भी होती है। ठीक है, जहाँ से आपने परमिशन लेटर लेना होता है किसी भी कम्युनिटी में स्टडी करने के लिए या किसी हॉस्पिटल में स्टडी करने के लिए। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको अपने इंस्टीट्यूट से वो परमिशन मिल गई, IRB से वो पास आउट हो गया कि ठीक है आप इस टॉपिक पे स्टडी कर सकते हो, इस पे कोई भी एथिक्स को आपने बीच नहीं किया, इसे कोई भी रिस्क या कोई इंजरी या कोई डेथ के चांसेस नहीं है, तो वो आपको अलाउ करते हैं कि आप जाके स्टडी कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये IRB से आप निकल गए, उसके बाद आप किसी हॉस्पिटल में जाके स्टडी करते हो तो वहां पे भी IRB बनी होती है। फिर आप अपना प्रपोजल उनको देते हो कि वो अब अलाउ करें अपने हॉस्पिटल में, अपनी सेटिंग में, जहाँ पे आप रिसर्च कर सको। ठीक है, फिर वो भी यही सारी चीजें देख के फिर आपको अलाउ करते हैं कि उनके पेशेंट्स को कोई इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, सारे एथिक्स को हम के कोई इंजरी के चांसेस तो नहीं है, देन वो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने हमारे हॉस्पिटल में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मोस्टली हम डिस्क्रिप्टिव स्टडीज करते हैं तो वो क्या होता है, उसके लिए एज सच IRBs की हमें जरूरत नहीं होती। उसके लिए सिंपल प्रिंसिपल भी आपको अलाउ कर देगा। तो अगर आपने किसी हॉस्पिटल में करनी है तो MS भी आपको अलाउ कर देता है। अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो या कोई ट्रायल्स करना चाह रहे हो, रेंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल्स करना चाहते हो, तो उसके लिए फिर MS आपको क्या करता है, वो रेफर करता है कि आप IRB से जाके परमिशन लो। ठीक है, जहाँ पे अगर उनको लगता है कि छोटी सी रिसर्च है, इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, तो वो खुद ही अलाउ कर देते हैं। तो ये हमारे पास IRBs होते हैं। Such boards are formally designated to approve or reject। ठीक है, अब इनके पास राइट होता है कि वो हमारी स्टडी को या तो अप्रूव कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। मॉनिटर करते हैं रिव्यू बायोमेडिकल बिहेवियर रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमंस, जिसमें ह्यूमंस की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रिव्यू करते हैं। They often conduct some form of risk-benefit analysis in an attempt to determine whether or not research should be conducted। ठीक है, फिर उसमें ये भी देखते हैं कि रिस्क बेनिफिट रेशियो कितना है आपकी स्टडी में। अगर रिस्क ज्यादा है आपकी बेनिफिट से, तो वो रिजेक्ट कर देंगे आपकी स्टडी को। अगर बेनिफिट ज्यादा है रिस्क से, तो आपकी स्टडी को वो अलाउ कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स को IRB कमेटी देखती है, फिर अलाउ करती है कि हाँ आप ये रिसर्च कर सकते हो इजीली। कॉमन रोल्स क्या है IRB के रिव्यू ऑफ रिसर्च? वो आपकी रिसर्च वर्क को रिव्यू करती है, इन्फॉर्म कंसेंट देखती है, डू दी बेनिफिट आउटवेयर दी रिस्क। ठीक है, बेनिफिट्स आपके ज्यादा होने चाहिए रिस्क से, वो ये देखती है। व्हाट कंस्टिट्यूट्स एन एडिक्वेट इन्फॉर्म कंसेंट? जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आप इन्फॉर्म कंसेंट में, वो टोटली उसमें अचीव हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को आपने फॉलो किया है इन्फॉर्म कंसेंट में कि नहीं, ये कुछ वो उनके रोल्स होते हैं जो वो IRB देखती है अपने आपकी रिसर्च में। अब वो कितने टाइप्स के वो रिव्यूज करते हैं IRB? इसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं, एक्सेम्प्ट फ्रॉम रिव्यू, एक्सपेक्टेड रिव्यू एंड कंप्लीट रिव्यू। ठीक है, फर्स्ट में ये है कि एज सच रिव्यू की जरूरत नहीं होती डिटेल की। सेकंड में क्या है कि अगर आपकी थोड़ी सी कोई जिसमें चांसेस हो के थोड़े बहुत रिस्क हैं या इंजरीज के चांसेस, तो वो एक्सपेक्टेड रिव्यूज मींस वो एक्सपर्ट्स को वो आपका रिसर्च वर्क सेंड करते हैं कि वो उसको रिव्यू करें। और थर्ड में क्या है, वो टोटली कंप्लीट रिव्यू करते हैं आपके रिसर्च के एक एक पॉइंट को। तो ये 3 तरह के हमारे पास रिव्यूज होते हैं। फर्स्ट में देख लेते हैं एग्जाम्पल फ्रॉम रिव्यू। स्टडीज जूलियल एग्जाम फ्रॉम रिव्यूज। ठीक है, मींस के वो रिव्यू से निकल जाते हैं, ऐसा उनको रिव्यू की जरूरत नहीं होती इफ दे आर
इफ दे पोज नो अपेरेंट रिस्क फॉर द रिसर्च सब्जेक्ट, अगर रिसर्च सब्जेक्ट को कोई भी रिस्क नहीं है तो ऐसे रिव्यूज की जरूरत नहीं होती। A common type of exempt study is when de-identified data from patient charts are analyzed। ठीक है, de-identified means कि जो उसकी इंफॉर्मेशन है वो हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। ठीक है, हम पेशेंट का नेम शो नहीं करते। अगर हम पेशेंट के चार्ट से कोई इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना चाह रहे हैं या कोई डिजीज को या कोई किसी की भी डायग्नोज को या ट्रीटमेंट को हम देखना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पेशेंट के नेम को हम शो नहीं करते। ठीक है, तो इस किस्म की जो स्टडीज होती हैं उनको रिव्यूज की जरूरत नहीं होती। एक्सपीडिटेड रिव्यू स्टडीज दैट कैरी सम रिस्क। ठीक है, अब इसमें अगर आप स्टडी में कुछ रिस्क शामिल हैं विच आर व्यूड एज मिनिमल क्वालिफाई फॉर एन एक्सपीडिटेड रिव्यू, तो उसके लिए हमारे पास एक्सपीडिटेड रिव्यू अवेलेबल है। मिनिमम रिस्क में क्या चीजें आ जाती हैं, the probability and magnitude of harm or discomfort anticipated in the research are not greater in and of themselves than those ordinarily encountered in daily life or during the performance of routine physical or psychological examinations or tests। ठीक है, जिसमें बताया गया कि मिनिमम रिस्क क्या हो सकता है जो नॉर्मली हमें रूटीन लाइफ में होता है। जैसे एग्जांपल बता दी गई है कि रूटीन साइकोलॉजिकली एग्जामिनेशन जब होते हैं उसकी दरमियान अगर हमें कोई थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है या कोई रिस्क होता है तो एक्सपीडिटेड रिव्यू में वो रिस्क आते हैं जो रूटीनली हमारी लाइफ में होते हैं। ठीक है, इसे एक्सक्रीड कर जाएंगे तो हम फिर अपने कंप्लीट रिव्यू की तरफ मूव करेंगे। फर्स्ट में एग्जाम फ्रॉम रिव्यू में था कि वहां पे कोई रिस्क नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, तो इसलिए वहां पे रिव्यू करने की जरूरत नहीं होती। एक्सपीडिटेड रिव्यू में क्या हमारे पास थोड़ा सा रिस्क प्रेजेंट होता है, इसके लिए हम एक्सपर्ट्स उसको रिव्यू करते हैं आपकी रिसर्च को। डिस्क्रिप्टिव स्टडीज इन विच सब्जेक्ट्स आर आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन कॉमनली नीड ओनली एक्सपीडिटेड रिव्यूज। ठीक है, जो हम मोस्टली अब ये डिस्क्रिप्टिव स्टडीज करते हैं थ्रू जो हम क्वेश्चन उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसके लिए सिंपल ये एक्सपीडिटेड रिव्यूज ही चाहिए होते हैं। ठीक है, इसके लिए फुल रिव्यू की जरूरत नहीं है। फुल रिव्यू में क्या है, जो पिछली दो को कंप्लीट ना कर सके तो वो हमारे पास फुल रिव्यू में आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस टिपिकली इन्वॉल्व प्रोजेक्ट्स दैट प्लेस ह्यूमन सब्जेक्ट्स एट मोर देन मिनिमल रिस्क। क्या अब यहाँ पे रिस्क ज्यादा है तो हम उसको फिर फुल रिव्यू करने की जरूरत होती है। और डेट इन्वॉल्व सेंसिटिव टॉपिक्स और वनरेबल्स पॉपुलेशन सच एज prisoners, terminally ill patients, children's, पेरेंट्स और कोग्निटिवली इम्पेयर पर्सन्स। ठीक है, अगर हमने कोई वनरेबल ग्रुप पे स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे रिसर्च वर्क को फुल रिव्यू की जरूरत है। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन बता दिया गया है। जो एग्जाम्पल और एक्सपीडिटेड रिव्यूज करते हैं उसके लिए 2 से 3 हफ्ते चाहिए होते हैं। जो फुल रिव्यूज होते हैं उसके मंथ्स लग जाते हैं या उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है उसको रिव्यू करने के लिए। ठीक है, फिर उतनी देर हम वेट करते हैं 1 महीना या 2-3 हफ्ते के लिए कि हमको अलाउ होता है तो फिर हम वो स्टडी फर्दर करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। आप लोग अटेंडेंस लगा लो अपनी। लेक्चर क्लियर है सबको? कोई इशू है तो वो डिस्कस कर लो, उतनी देर आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा लो।
अब ये अटेंडेंस सिर्फ 20 लोगों ने अपनी लगाई है, ठीक है, तो फिर 20 लोग ही प्रेजेंट है, 126 हो रहे हैं, कोई रह गए तो अपनी अटेंडेंस लगा लो। नेक्स्ट के लिए आप सिंपल अपने टॉपिक सेलेक्ट करके लेके आना, ठीक है, फिर उस पर हम देखेंगे कि हम आर्टिकल्स कैसे सर्च करके या उस टॉपिक को हम कैसे मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। सिंपल अभी आप लोगों ने जो आपके दिमाग में आते हैं जिस टॉपिक पर आपको स्टडी करने के वो आपने कंप्लीट टॉपिक बना के लेके आना है। हीरा प्रेजेंट नहीं है, हीरा, इर्सा, सुंदर, अनसब, जब मैं अटेंडेंस कहती हूँ तभी अटेंडेंस लगाया करो, ठीक है। स्टार्ट में अगर अटेंडेंस लगा देते तो उसके बाद भी क्या पता स्टूडेंट प्रेजेंट भी है कि नहीं। ओके, जेनिफर प्रेजेंट नहीं है अभी इस टाइम, अनसब नहीं है, मिर्सा गजल नहीं है, सुंदस नहीं है, क्योंकि इन्होंने अटेंडेंस नहीं लगाई अपनी अभी, ठीक है, फर्स्ट वाली कंसीडर नहीं होगी अटेंडेंस। लगा दी आपकी हीरा। चलिए ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज।